हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट क्लासेस। ये जो हमारी सीरीज़ है ये प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए है, जिसके अंदर हमारा एक टॉपिक होगा एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर हमारी आज थर्ड क्लास है, जो आप अफसर रहमान के साथ डिस्कशन करेंगे। भौतिक संसाधन भूमि शासन की मान्यता अनुसार हो, खेल मैदान हो, बागवानी, लगभग 2 एकड़ की ज़मीन हो, भवन पर्याप्त कक्ष प्रकाश एवं हवा युक्त हो। जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग हो और एयर पास हो, अच्छा सा माहौल होना चाहिए जिससे बच्चे को पढ़ाई में अच्छा लगे और उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी अच्छा रहे। प्रधानाचार्य कक्ष, प्रिंसिपल रूम होगा आपका एक। कार्यालय सर्व सुविधा युक्त कंप्यूटरीकृत, जो कार्यालय हो, ऑफिस हो, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और कंप्यूटर का भी इंतज़ाम होना चाहिए। एक आपके पास स्टाफ रूम होना चाहिए स्कूल के लिए, और वेलकम रूम अलग से, कि ताकि आप किसी भी गेस्ट वगैरह को वहाँ पर बिठा सकें, और जैसे एक कैंटीन का इंतज़ाम होना चाहिए। प्रयोगशालाएं संकाय के अनुसार, जो भी आपके स्कूल के अंदर स्ट्रीम है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप इन तीनों सब्जेक्ट्स की अकॉर्डिंग लैब्स को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। और उसके साथ में ही आपको गणित प्रयोगशाला, मैथ्स लैब, लैंग्वेजेस के लिए आपको अलग से लैब बनानी चाहिए, ताकि आप उसी की अकॉर्डिंग कोटेशंस या पिक्चर्स को पेस्ट करें, ताकि माहौल के अंदर आकर उसी तरह से मेंटल सेटअप तैयार हो सके। पुस्तकालय वाचनालय स्तर कि आपको एक कॉमन रूम और एक लाइब्रेरी का इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे मूड्स की अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्क किया जा सके। रख रखाव की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था हो, कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको सही तरीके से रखा जाए, और कक्ष चलित पुस्तकालय की जो लैब्स हैं वहाँ पर ठीक तरह से क्लासेस की अकॉर्डिंग मैनेज किया जाए, बुक्स को लगाया जाए, तरीके से रखा जाए। स्मार्ट क्लास होनी चाहिए न्यूनतम 4 इकाई अनुसार, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, कि ये जो आपकी है क्लास, इसकी अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट क्लास अलग अलग बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो स्टैंडर्ड होता है वो क्लास वाइज अलग होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मटेरियल रिक्वायर होता है। कंप्यूटर लैब इंटरनेट युक्त, जो हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं होने चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट का भी इंतज़ाम होना चाहिए। प्रोजेक्टर होना चाहिए, वाईफाई हो, 40 कंप्यूटर की प्रयोगशाला हो, कम से कम 40 कंप्यूटर हमारे पास लैब में होने चाहिए। संगीत कक्ष, म्यूज़िक रूम होना चाहिए। खेलकूद कक्ष, स्पोर्ट्स रूम होना चाहिए। गतिविधि कक्ष, कि कोई ऐसा रूम जहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटीज़ करा सकें। और बड़ा सभागार, जैसे एक ऑडिटोरियम हो 5000 से 6000 स्क्वायर फुट के अंदर। प्रसाधन, स्वतंत्र प्रसाधन, आचार्य, परिवार, भैया बहन, पर्याप्त मात्रा में समुचित सफाई, की जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। 9 पेयजल, पानी का स्रोत, स्कूल्स के अंदर बच्चों को प्योर वाटर मिल सके, उसके लिए वाटर प्यूरीफायर का इंतज़ाम हो। पेयजल टंकी की सफाई 8 दिन में कर दी जानी चाहिए। सुविधा और क्षमता के अनुसार वाटर कूलर लगे हों। आपके अंदर जितनी स्कूल के अंदर जो भी रिकवरी है उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर कूलर्स का इंतज़ाम करना चाहिए। फर्नीचर, इकाई के अनुसार एवं आयु वर्ग के अनुसार, शिशु वाटिका, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर, सभी अन्य कक्षों में आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार फर्नीचर हो। फर्नीचर जैसे सीट्स हैं वो हमें बच्चों के एज ग्रुप और क्लास वाइज उनकी अकॉर्डिंग लगानी चाहिए, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 4th क्लास से उनकी हाइट बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है, तो उनको बड़ी सीट्स रिक्वायर होती हैं, और छोटी क्लासेस में बच्चों को छोटी सीट्स चाहिए होती हैं, कि बच्चों के घुटने वगैरह प्रॉब्लम करने लगते हैं, इसलिए उनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग ही उनकी क्लासेस में फर्नीचर अवेलेबल होना चाहिए। विद्युत व्यवस्था, की जो लाइट है उसका प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। एलईडी लगी हो, पर्याप्त पंखे हों, स्कूल के अंदर एलईडी लगी होनी चाहिए, और
प्रॉपर फैंस का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि बच्चों को खुली हवा मिल सके। विंडोज़ भी होनी चाहिए और पर्याप्त पंखे भी होने चाहिए। बोर्ड, क्लासेस में हमें बोर्ड चाहिए होता है, ग्रीन बोर्ड या सफ़ेद बोर्ड, जो भी सुटेबल हो वो हम इंतज़ाम करें। सैरामिक बोर्ड कक्षा में यथास्थान लगे हों। भवन में गतिविधि बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड बच्चों की उपलब्धियां दर्शाने के लिए होने चाहिए कि कुछ भी बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और वो कोई भी प्राइज़ उनको मिलता है तो उसके बारे में डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और वो अच्छा फील कर सकें। शिकायत एवं सुझाव पेटी यथोचित स्थान पर, कि कोई एक पेटी स्कूल में लगाई जानी चाहिए जिसके अंदर शिकायतें और सुझाव लिखे हों। जिसको जो भी सजेशन अपना देना हो तो वो उस पेटी में अपनी चिट्ठी को डाल सके। इन्वर्टर एंड जनरेटर आवश्यकता क्षमता अनुसार, इन्वर्टर और जनरेटर को ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किया जाना चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र का सेटअप, संपूर्ण भवन में सूचना संप्रेषण की उचित व्यवस्था, कि जैसे कोई भी अनाउंसमेंट करना है या कोई भी अपना मैसेज भेजना है कहीं पर तो कम्युनिकेशन के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ को पहुंचाया जा सके। 21 घोष एवं घोष सामग्री, पृथक से शिशु वाटिका जिससे 12 आयाम गतिविधि पर आधारित संसाधन तरणताल आदि, कि हमें एक छोटे बच्चों के लिए गार्डन का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर अपने खेलकूद की गतिविधियाँ कर सकें। आवश्यकता के अनुसार वाहन व्यवस्था एवं रखरखाव हेतु स्टैंड, की ज़रूरत के मुताबिक कि जो स्टूडेंट्स हैं जो साइकिल्स वगैरह से अपने स्कूल आ जा सकते हैं उनके लिए सही जगह का इंतज़ाम किया जाना चाहिए ताकि वो अपने साइकिल्स को स्टैंड पर लगा सकें। सीसीटीवी कैमरे, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगाए जाने चाहिए ताकि जो भी चीज़ें हो रही हैं मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, ये सब उन चीज़ों पर नज़र रख सकें और कोई भी शरारती कदम बच्चे ना उठा सकें। और शरारतें तो बच्चों के अंदर होती ही हैं लेकिन उनको सही तरीके से चलाने के लिए अवेयर होना ज़रूरी है और हमारी नॉलेज में सब चीज़ें होनी चाहिए। और बच्चों के अकॉर्डिंग वहाँ पर सभी चीज़ों का इंतज़ाम हो। कार्यक्रम हेतु मंच, कि जो भी स्टेज है वो कार्यक्रम के लिए प्रॉपर बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी एक्टिविटी हो या कोई फंक्शन हो तो उसके अंदर बच्चे जो भी परफॉर्मेंस दें वो वहाँ पर कर सकें। सामग्री सुधार हेतु, कि जो रखरखाव में टॉल बॉक्स हो। फर्स्ट एड बॉक्स 21 या चिकित्सा कक्ष हो, कि फर्स्ट एड बॉक्स लगाया जाना चाहिए। स्वच्छता दृष्टि से डस्टबिन, जैविक एवं रासायनिक अलग अलग कचरा प्रबंधन की आवश्यकता उपयुक्त हो, कि सूखा और गीला दो तरह से हमें डस्टबिन रखने चाहिए ताकि उसी हिसाब से हम डस्टबिन में कूड़ा डाल सकें। सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र, कि अग्निशमन यंत्र का यूज़ किया जाना चाहिए। खेल हेतु 5 इंडोर 5 आउटडोर खेल आवश्यक रूप से हों, कि खेल के लिए स्कूल में प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। 5 इंडोर गेम्स और 5 आउटडोर गेम्स स्कूल में खेले जाने चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए प्रभावी ढंग से सीखने के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना। ये इकाई किस बारे में है? विद्यालय नेता के रूप में आप ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि सभी छात्रों को सीखने में पूरी तरह से भाग लेने के लिए अवसर सहायता मिले। तभी संभव होगा यदि संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के स्पष्ट प्रयोजन के साथ किया जाए, कि बच्चों को ना प्रॉपर मौके मिलने चाहिए कि वो किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें और उसके अंदर उनको सक्सेस भी मिले ताकि वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रहे। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जिसे विद्यालय नेता प्रबंधित करता है वह है मानव संसाधन। आप लोगों के एक ऐसे समूह शिक्षक, अन्य स्टाफ, छात्र, माता पिता, समुदाय के सदस्य में पहुंच प्राप्त है जो सीखने का समर्थन करने के लिए कौशलों और ज्ञान का योगदान करते हैं, कि जो पेरेंट्स होते हैं, स्टाफ होता है
और समुदाय, जो हमारे आसपास की कम्युनिटी होती है, उससे बच्चे को सीखने के लिए मिलता है। मानव संसाधन प्रबंधन के साथ आप वित्तीय और भौतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए उपयुक्त और सुलभ हैं, उनका प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जाए। भारत में विद्यालयों के संदर्भ में वृहत रूप से भिन्न है, जो पर्यावरण, उनकी भौगोलिक स्थिति की जलवायु से लेकर उनके छात्रों की संस्कृति और भाषाओं तक विस्तृत है। कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वह हमारे आसपास का एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। उनको पता होता है कि जो उनके यहाँ का कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उसका असर उनके ऊपर ज़्यादा होता है। कोई विद्यालय समुचित छोटा सा हो सकता है, जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र शिक्षक वाला बहुश्रेणी विद्यालय। कि कई बार ऐसा होता है कि किसी स्कूल में एक ही टीचर होता है, या किसी मैदानी इलाके के बड़े शहर में हज़ारों की तादाद में छात्रों के लिए स्टाफ की बड़ी संख्या से युक्त हो सकता है। कि कोई बड़े शहर में हज़ारों की तादाद में छात्र हों और वहाँ पर एक बड़ा स्टाफ भी हो। छात्रों को विद्यालय के बाहर अलग अलग प्रकार के संसाधन सुलभ होंगे, लेकिन सभी विद्यालय आधारित संसाधन सभी छात्रों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, ताकि उनकी सीखने की ज़रूरतों की पूरी की जा सके। अब जैसे कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें शैक्षिक संसाधनों को समान रूप से सुलभ कराने की चुनौती, कि जैसे हमें स्टूडेंट्स को बराबर मात्रा में दिया जाना चाहिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं। कई विद्यालयों में सीखने में सहायता देने के लिए सीमित भौतिक संसाधन होते हैं, लेकिन मानसिकता के बदल जाने पर विद्यालय के सभी संसाधन, जिनमें लोग होते हैं, पब्लिक होती है, परिवेश होता है और उससे परे वृहत समुदाय के संसाधन शामिल हैं, सीखने के संसाधनों के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों के पढ़ाने सीखने के अनुभव को समृद्ध करने में सक्षम होने के लिए विद्यालय नेताओं और शिक्षकों को शैक्षणिक संसाधनों के सूरत अनुभव को अपनाने की ज़रूरत है। कि अगर बच्चे हैं, टीचिंग और लर्निंग दोनों को करने के लिए, कि जो लीडर्स हैं स्कूल के, उनको प्रॉपर वे में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या चीज़ें स्कूल के लिए ज़रूरी हैं और हमें किस वक्त देनी चाहिए। यदि यही इकाई आपको इस अवधारणा को बेहतर समझने में मदद करेगी कि शैक्षणिक संसाधन क्या होते हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि कैसे सर्वोत्तम ढंग से सुनिश्चित किया जाए कि संसाधनों का उपयोग उनके अधिकतम प्रभाव के लिए किया जा रहा है। कि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो हम उनके बेहतर रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे कि एक सीखने की डायरी होती है, इस इकाई में काम करते समय आपने अपनी सीखने की डायरी में नोट्स बनाने को कहा जाएगा। ये डायरी एक किताब या फोल्डर है जहां आप अपने विचारों योजनाओं को एकत्र करके रखते हैं। संभवतः आपने अपनी डायरी शुरू कर भी ली है। अगर आप अपनी डायरी में वर्क स्टार्ट कर देते हैं, इस इकाई में आप अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने सीखने की चर्चा किसी अन्य विद्यालय नेता के साथ कर सकें तो आप और भी अधिक सीखेंगे। कि जैसे किसी और स्कूल में क्या हो रहा है, आपके स्कूल में क्या हो रहा है, उनके बीच में अगर आप डिस्कशन करेंगे तो कुछ चीज़ें नई एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हैं और उनसे आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। या आपका कोई सहकर्मी जिसके साथ आप पहले से सहयोग करते आए हैं, या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप नए संबंध का निर्माण कर सकते हैं। इसे नियोजित ढंग से या अधिक औपचारिक आधार पर किया जा सकता है। आपकी सीखने की डायरी में बनाए गए आपके नोट्स इस प्रकार की बैठकों के लिए उपयोगी होंगे और साथ ही आपकी दीर्घावधि की शिक्षण प्रक्रिया और विकास का परिचित चित्रण भी करेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना डेवलप हो रहा है, कितना लॉन्ग टर्म वे में आपका काम चल रहा है। इस इकाई से विद्यालय नेता क्या सीख सकते हैं, जैसे विद्यालय के भीतर और बाहर उपलब्ध संसाधनों के विस्तृत प्रकारों को समझना, कि स्कूल के अंदर और बाहर जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में सोचना, अपेक्षा से कम उपयोग किए जा रहे संसाधनों पर ध्यान देते हुए आपके विद्यालय में अलग अलग संसाधनों की पहचान करना, कि जो आपके संसाधन हैं विद्यालय में दिए जा रहे हैं उनकी पहचान करें आप, सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों का उपयोग का सीखने के लिए उपयुक्त और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। स्टाफ को शामिल करें, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से समझें और अपने स्टाफ को भी उसके साथ ऐड करें। आपके विद्यालय में संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए योजना बनाना, कि जो रिसोर्सेज हैं
अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए ताकि आप अपना टीम वर्क उस अकॉर्डिंग कर सकें। आपके विद्यालय के भीतर और बाहर संसाधनों के प्रकार। किसी भी चीज़ को चर्चा, विश्लेषण, प्रेक्षण, तुलना या प्रयोग के माध्यम से सीखना सुलभ करने वाले शैक्षणिक संसाधन में बदला जा सकता है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप डिस्कशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या कंपेयर करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको समझने में आसानी होती है। बेशक संसाधनों की उपलब्धता का एक वित्तीय आयाम है। कुछ के लिए पैसा खर्च करना होगा, उनके लिए धन के स्रोत खोजने होंगे, लेकिन अन्य संसाधन मुक्त रूप से उपलब्ध हैं, बस उन्हें पहचाना जाना है। संसाधनों की कुछ अलग अलग श्रेणियों की पेशकश करती है, जिसका उपयोग करके विद्यालय सीखने के एक अधिक समृद्ध पर्यावरण की रचना कर सकता है। आपको एक टेबल शो करूँगी मैं भी, उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और उससे पता चलेगा आपको कि सीखने में हम किस तरह से एनवायरनमेंट को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपने उन पर पहले कभी संसाधनों के रूप में विचार नहीं किया हो, लेकिन गतिविधि आपको यह समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करेगी कि आपके विद्यालय में कौन से संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। मतलब जो एक्टिविटी है वो आपको ये दिखाएगी कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे संसाधनों की श्रेणियाँ हैं, देखिए श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी 1 लोग कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, टीचर, छात्र, स्टूडेंट, पेरेंट्स, माता पिता। गैर शिक्षक स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है स्कूल के अंदर जो अदर वर्क करता है। पूर्व छात्र, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो। अन्य विद्यालयों का स्टाफ, कि किसी और स्कूल का स्टाफ जो कि स्कूल में एक किसी भी मौके पर, किसी ओकेज़न पर एक दूसरे के यहाँ पर जाते हैं। पड़ोसी, नेबर्स, परियोजक, संरक्षक, समुदाय में मौजूद विशेषज्ञ आदि। जीवित वस्तुएं, कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर का पार्ट होता है पालतू और जंगली जानवर, पक्षी, कीड़े, रेंगने वाले जंतु, उनके रहने और एकत्र होने के स्थान, पेड़, फूल, फसलें, फल, सब्जियां आदि। श्रेणी 3 विद्यालय का पर्यावरण के अंदर क्या आता है? जैसे अंदर के स्थान है, जैसे कक्षाएं, क्लासेस, बाथरूम, रसोइयाँ, कार्यालय, गलियारे और प्रयोगशालाएं। बाह्य स्थान में ऊष्मा, शोर, प्रकाश के स्रोत आदि, कि जैसे गर्मी है, शोर आता है, प्रकाश के स्रोत आते हैं, लाइट वगैरह विंडोज़ से आ रही है, तो ये सब चीज़ें। श्रेणी 4 कक्षा के उपकरण। क्लास में आपको डेस्क चाहिए होती है, कुर्सियाँ चाहिए होती हैं, ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। स्थानीय पर्यावरण, शहरी या ग्रामीण, के जहाँ रहते हैं, जहाँ पर स्कूल है वो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है। एरिया क्या है? तटीय या पर्वतीय, जलवायु, नदी, औद्योगिक, कृषि योग्य आदि, कि किस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया में है, एग्रीकल्चर एरिया में है, वहाँ पर नदियाँ वगैरह हैं, जलवायु कैसी है। वस्तुएं, जैसे किताबें, लिखने की वस्तुएं, पोस्टर, नक्शे, गेम, गणित की किट, प्रयोगशाला उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कला की वस्तुएं, औजार, सैटेलाइट, टीवी, विशेष संसाधन, शिल्पकृतियाँ आदि। कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी होती हैं और ये हमें समझनी भी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को विद्यालय के अनुसूचित कायदे और मानक के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कानून 2009 RTE के आधार पर देखें। कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 RTE है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इन्हें देखें, जिनमें कई पहलुओं को स्पष्ट किया जाता है। नामते शिक्षक भवन, एक शैक्षणिक वर्ष में काम के दिनों या पढ़ाई के घंटों की न्यूनतम संख्या। कि जो हमारा एजुकेशन ईयर है, पूरा शैक्षणिक वर्ष है, उसमें हमें वर्किंग आवर्स अपने कितने रखने चाहिए, कितने होते हैं। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है। पढ़ाने सीखने के उपकरण, पुस्तकालय और खेलने की सामग्री, गेम्स उपकरण वगैरह।
कि इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ब्राइट कॉमर्स क्लासेस के नाम से देख सकते हैं, मैं वहाँ पर भी शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।